हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राकेश बिश्नोई एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राकेश बिश्नोई सर में आप सभी का स्वागत है। अपने बुक चल रही है वेक्टर कैलकुलस, जिसमें एक्सरसाइज 3 चल रही है इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स। लास्ट जो लेक्चर था उसमें अपन कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले देखे थे वेक्टर से और इंटीग्रेशन से संबंधित। बीच में 3-4 दिन गैप लग गया, किसी कारणवश मैं कहीं चला गया था, तो उसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अब अपने नेक्स्ट जो वीडियो चलेंगे कंटिन्यू चलेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो बहुत ही आनंद के साथ अच्छी तरीके से देख रहे होंगे और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ भी रहे होंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की ओर। थर्ड एक्सरसाइज जो अपनी स्टार्ट हुई है उसका एक्सरसाइज एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड इंटीग्रेशन एफ टी डी टी। समाकलन करना है आपको एफ टी का टी के सापेक्ष, वेयर एफ टी इक्वल टू टी माइनस टी स्क्वायर आई प्लस 2t क्यूब जे माइनस 3k। तो ये आपको एक फंक्शन दे रखा है एफ टी, जो सदिश के रूप में, सदिश फलन के रूप में दिया, इसका आपको इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में गिवन क्या है वो देखते हैं। तो गिवन दिया है एफ टी इक्वल टू टी माइनस टी स्क्वायर आई प्लस 2t क्यूब जे माइनस 3। नाउ हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है इंटीग्रेशन एफ टी डी टी। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। इंटीग्रेशन एफ टी की वैल्यू क्या है? टी माइनस टी स्क्वायर जे आई प्लस 2t क्यूब जे माइनस 3k और इसका टी के सापेक्ष समाकलन तो डी। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? चूंकि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन f1i प्लस f2j प्लस f3k टी के सापेक्ष सबका इंटीग्रेशन, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, इंटीग्रेशन i f1 dt प्लस j f2 dt प्लस k f3 dt और प्लस कांस्टेंट हम इंटीग्रेशन करेंगे तो अलग से लगा सकते हैं। क्लियर? ये फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे, ये चीज यहाँ यूज करते हैं, क्योंकि जब कोई सदिश आपको घटकों के रूप में दे रखा हो और उसका समाकलन करना हो किसी चर के सापेक्ष, तो उसको अलग अलग घटकों का आप अलग अलग समाकलन करके आई जे के गुणांक के रूप में लिख सकते हैं। आई तो क्या है? गुणांक है, तो आई को आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा ही यहाँ करते हैं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन t माइनस टी स्क्वायर, इसका t के सापेक्ष dt और i इसका गुणांक है तो i बाहर लिख लेता हूं, प्लस यहां से इसका j गुणांक है दूसरे का, तो इंटीग्रेशन 2t क्यूब dt माइनस आगे माइनस 3k, तो k गुणांक आगे ले लिया, इंटीग्रेशन 3 dt। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। t के सापेक्ष इंटीग्रेशन करते हैं तो i के गुणांक में क्या क्या आएगा वो देखिए। t का t स्क्वायर बटा 2 माइनस टी क्यूब का हो गया, टी स्क्वायर का टी क्यूब बटा 3 प्लस जे का जे, यहां से गुणा क्या बनेगा? 2 का 2 टी क्यूब का हो गया, टी की पावर 4/4 माइनस के 3 का क्या हो जाएगा? 3t और प्लस कांस्टेंट लगेगा c, क्योंकि इंटीग्रेशन करते हैं अनिश्चित समाकलन है इसलिए कांस्टेंट लगेगा। तो i टी स्क्वायर बटा 2 माइनस टी क्यूब बटा 3 प्लस जे का गुणांक क्या बनेगा? टी क्यूब, टी की पावर 4/2 बच जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 टी के या के टी जो भी लिखना चाहो प्लस सी। ये आपका आंसर होगा। जहां आप लिख सकते हैं, जहां जो सी होगा वो क्या होगा? सदिश के रूप में होगा। कैसे होगा सदिश के रूप में? क्योंकि इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो एक वेक्टर आ रहा है, आई जे के गुणाकार है, तो सी कौन सा होगा? सी एक सदिश अचर होगा। क्या होगा? सी सदिश अचरांक होगा। तो सी c1i प्लस c2j प्लस c3k, और यही रिजल्ट जो होता है स्केलर आता है, स्केलर क्वांटिटी आती, अदिश राशि आती, तो ये सी क्या होता? अदिश अचर होता, जबकि यहाँ क्या है? सदिश अचर है। ये थोड़ा इंटीग्रेशन आप विशेष तौर पे ध्यान रखिए। बढ़ते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की ओर। देखते हैं क्या दिया हुआ है। इफ आर टी इक्वल टू टी आई
माइनस टी स्क्वायर जे प्लस टी माइनस 1 के एंड एस टी इक्वल टू 2t स्क्वायर आई प्लस 6t के। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी, इनकी वैल्यू ज्ञात करनी है आपको। यहाँ देखिए i का गुणांक दे रखा है, k का गुणांक दे रखा है, j का गुणांक नहीं है, तो इसका मतलब j का गुणांक क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ अपने को पहला जो रिजल्ट निकला है r डॉट s का t के सापेक्ष समाकलन करना है, यहाँ r क्रॉस s का t के सापेक्ष समाकलन करना है। तो दोनों में से मैं एक कर लूंगा b पार्ट। आप यहाँ r डॉट s निकालने के r पड़ा है, s पड़ा है सदिश के रूप में, तो सदिश दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, फिर उसका समाकलन करना है। यहाँ दोनों सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, सदिश गुणन निकालना है, फिर उसका समाकलन करना है। तो ये डॉट प्रोडक्ट वाला आप फिर करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट वाला मैं करवाता हूँ। तो गिवन क्या है वो लिख देता हूँ। सबसे पहले गिवन में आर टी इक्वल टू आपको दे रखा है टी आई माइनस टी स्क्वायर जे प्लस टी माइनस 1 के एंड एस टी आपको दे रखा है 2t स्क्वायर आई प्लस 6t के। अब r डॉट s को i को i से गुणा, j को j वाले से, k को k वाले से गुणा करके r डॉट s तो लेकर जाएगा, फिर t के सापेक्ष समाकलन इजी से कर सकते हैं। लेकिन मैं b पार्ट इसका करवाता हूँ। b पार्ट में अपने को क्या निकालना है, सबसे पहले r क्रॉस s निकालना है, तब उसके फिर अवकलन समाकलन करेंगे। तो r क्रॉस s निकालते हैं, तो दो सदिश r और s दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट्स में सारणिक में i j k के रूप में लिखते हैं। अब पहले r है तो r के गुणांक i j के क्या है, r में ये रहा i का गुणांक t, j का माइनस टी स्क्वायर और k का t माइनस 1, साइन ध्यान रखना गुणांकों में। फिर s के गुणांक क्या है 2t स्क्वायर और j इसमें है नहीं तो 0, k 6t। तो यहाँ से r क्रॉस s i का गुणांक क्या बनेगा वो देखिए, i का ये स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, पहले इसकी गुणा तो माइनस 6t3, फिर माइनस j का गुणांक क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं। माइनस j का गुणांक देखते हैं, तो ये स्तंभ ये पंक्ति गई, तो 6t स्क्वायर माइनस इसके इससे गुणा करेंगे, तो पहले t से करेंगे 2t स्क्वायर की, तो 2t क्यूब, फिर माइनस माइनस प्लस 2t स्क्वायर की 1 से भी 2t स्क्वायर, क्लियर। फिर प्लस k का गुणांक क्या बनता है वो देखिए, k का गुणांक ये स्तंभ ये पंक्ति गई, पहला 0 हो गया ये 0, फिर माइनस माइनस प्लस प्लस 2t की घात 4। तो कुल मिला के यहाँ से r क्रॉस s क्या आया, i का गुणांक माइनस 6t क्यूब i, j का गुणांक देखिए माइनस के अंदर गुणा कर देता हूँ, माइनस के अंदर गुणा करके इसको प्लस बना देता हूँ, अंदर जैसे गुणा करूंगा ये प्लस का हो जाएगा 2t क्यूब और 8 और 2 6 और 2 8 हो गए, माइनस गुणा करके माइनस 8t स्क्वायर और ये j के गुणांक प्लस k का गुणांक हुआ 2t की घात 4 के। ये r क्रॉस s आ गया। ऐसे ही इसमें r डॉट s निकालना है, r डॉट s क्योंकि एक अदिश राशि आएगी, जबकि ये क्या है एक सदिश राशि आएगी r क्रॉस s। अब इसका समाकलन करना, तो समाकलन जैसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा था एक सदिश उसका समाकलन किया, वैसे इसका समाकलन करते हैं। तो नाउ अपन वैल्यू निकालते हैं किसकी, तो नाउ इंटीग्रेशन 0 to 2 r क्रॉस s dt इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 r क्रॉस s की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, माइनस 6t क्यूब बाई प्लस 2t क्यूब माइनस 8t स्क्वायर j प्लस 2t की पावर 4 k, इसका इंटीग्रेशन करना है t के सापेक्ष। वही घटकों के रूप में अलग अलग कर सकते हैं इंटीग्रेशन, अलग अलग लिख सकता हूं उसको मैं, क्या लिख सकता हूं पहले इंटीग्रेशन 0 से 2 माइनस 6 चाहो तो बाहर ले लो क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस 6 के साथ i भी ले सकते हैं, ठीक है, तो माइनस 6 i ले सकते हैं, नहीं तो i बाहर ले लिया तो माइनस 6t क्यूब dt, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। फिर j के गुणांक j बाहर ले लिया, इसमें इंटीग्रेशन किसका है 0 से 2, j का गुणांक क्या है 2t क्यूब माइनस 8t स्क्वायर dt प्लस k का गुणांक क्या है इंटीग्रेशन 2t की पावर 4 dt। अलग अलग मैंने लिख दिए और लिमिट है 0 से 2। अब इनके इंटीग्रेशन अलग अलग यूज करके अपन सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा इधर से 0 से 2 r
आर क्रॉस एस डी टी इक्वल टू आई का मान क्या बनेगा देखिए, टी की पावर 3 का टी की पावर 4/4 तो -6 इंटू टी की घात 4/4 0 से 2 प्लस जे का मान क्या बनेगा देखिए 2t क्यूब का हो गया 2t की घात 4/4 फिर माइनस इसका भी देखेंगे तो 8t की घात स्क्वायर का t क्यूब बटा 3 और इसकी भी लिमिट रहेगी 0 से 2 प्लस k का मान देखिए 2t की घात 5 4 करके t की घात 5/5 और ये भी 0 से 2। अब वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो i का मान क्या बनेगा देखिए t की जगह अपर लिमिट रखेंगे 2 तो 2 की घात 4 तो 2 की घात 4 कितना होता है 16 में 4 का भाग दिया 4 इंटू 6 चौक 24 माइनस का 24 और 0 जैसे पुट करूंगा -0 आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस j यहाँ से क्या बनेगा देखिए t की घात 4 16 में 4 का भाग दिया 4 इंटू 2 8 फिर माइनस t की घात 3 है तो 2 की घात 3 8 इंटू 8 64 और 0 पुट करेंगे तो -0 आएगा प्लस k यहाँ से कितना बढ़ेगा देखिए 2 की घात 5 32 दूनी 64/5 माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 तो कुल मिला के रिजल्ट क्या है -24 आई यहाँ से प्लस j यहाँ से लघुत्तम कितना आएगा 3 8 24 माइनस 64 प्लस 64/5 के तो यहाँ से रिजल्ट आया -24 आई यहाँ से -40 बचा तो -40/3 जे प्लस 64/5 के ये आपका आंसर आ गया सेकंड का। फर्स्ट आपको सोल्व खुद करना है, ये हम आपके लिए होमवर्क है। बढ़ते आगे थर्ड एग्जाम्पल की ओर जो एकदम इजी इन्हीं की तरह है, ये भी इजी है, बिल्कुल सिंपल सा है। इफ आर टी इक्वल टू टी आई माइनस 3j प्लस 2t के एस टी इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस 2k एंड वी टी इक्वल टू 3i प्लस tj माइनस 3k। तो तीन यहाँ पर सदिश फलन दिए रहते हैं r, s और t। फाइंड द फॉलोइंग वैल्यू, इसका मान ज्ञात करना है। अब इसमें तीन सदिश फलन दे रखे हैं, इसमें आपको r डॉट s क्रॉस v की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। तो इनमें से भी पहले s क्रॉस v निकालेंगे। s क्रॉस v दो सदिशों का सदिश गुणा है, कैसे निकलता है डिटरमिनेंट्स में i j k करके, फिर जो भी s क्रॉस v निकला उसका r के साथ क्या निकलेगा डॉट प्रोडक्ट, उसे एक फलन आएगा और उसका आपको क्या करना है समाप्त करना। तो ये आप स्वयं करने की कोशिश करना, पहले s क्रॉस v निकालना, s और v से जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन किया था s क्रॉस v, उसमें उसी प्रकार से निकलेगा जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में आपने क्या निकला था, लास्ट वाले क्वेश्चन में r क्रॉस f था, r क्रॉस s था, वैसे s क्रॉस v निकलता। फिर r के साथ डॉट प्रोडक्ट यानी s क्रॉस v जो भी सदिश निकलेगा उसके इसके साथ डॉट प्रोडक्ट और फिर उसका क्या करना है समाकलन। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूज करनी है, लोअर लिमिट ध्यान रखिए या 1 है तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। तो ये जो एग्जांपल थर्ड है आप स्वयं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ एग्जांपल की ओर जो आपको दे रखा है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ एग्जांपल की ओर। इफ r t इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 2k व्हेन t इक्वल टू 2, जब t बराबर 2 हो तो r t की वैल्यू नहीं है, जब t बराबर 3 हो तो r t की वैल्यू है 4i माइनस 2j प्लस 3k। सो दैट तो हमें प्रदर्शित करना है, सिद्ध करना है कि इंटीग्रेशन 2 to 3 r डॉट dr बटा dt इक्वल टू 10, यानी कि r डॉट dr बटा dt का इंटीग्रेशन t के सापेक्ष वो 10 आना चाहिए जब लिमिट हो 2 से 3। ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ जो r दे रखा है वो r की दो वैल्यू दे रखी है, एक तो t बराबर 2 पर है, एक t बराबर 3 पर है। लेकिन यहाँ r जो है वो फलन t के रूप में इस प्रकार से नहीं दिया है कि r बराबर जैसे दे दिया 5t स्क्वायर i माइनस 7 बटा 3t j प्लस k, इस टाइप में नहीं है, t में नहीं है। वो t बराबर 2 पर अचर दे दिया, t बराबर 3 पर एक अचर के रूप में दे दिया। वैसे अचर नहीं है, t का फलन होगा तभी देखो t बराबर 2 और t बराबर 3 पे दोनों फलन के मान क्या हो रहे हैं चेंज हो रहे हैं। इस रूप में होता तो r यहाँ सीधा पुट करते हैं डॉट dr बटा dt, यानी कि r का dr बटा dt यहाँ से निकाल लेते हैं और दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके फिर उसका इंटीग्रेशन करते और 2 से 3 लिमिट यूज करते। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो r दे रखा है
वो t बराबर 2 पर सीधा मान दे दिया और t बराबर 3 पर दे दिया, यानी t के पदों के रूप में नहीं है। अब जब r t के पदों के रूप में नहीं दिया होता है, r के रूप में सीधा दे दिया, तो उस प्रकार के फलनों के समाकलन आप कैसे करेंगे? मानक सूत्र से करेंगे, जब r t के रूप में न दिया हो। तो मानक सूत्र क्या थे? मानक सूत्र में एक ये सूत्र फॉर्मूला देखा था स्टैंडर्ड फॉर्मूले में r डॉट dr बटा dt का, तो वही चीज यूज करेंगे सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड फॉर्मूला मानक सूत्र। वैसे मानक सूत्र क्या क्या थे? 2-3 मैं लिख देता हूं। पहला था इंटीग्रेशन f डॉट d फाई अपॉन dt प्लस फाई डॉट df अपॉन dt का t के सापेक्ष जो समाकलन होता है वो होता है f डॉट फाई प्लस c। यही होता है। ये हमने पहला मानक सूत्र हमने प्रूव किया था लास्ट लेक्चर में। ये क्या था? जहां f और फाई क्या होते हैं? क्या होते हैं? अदिश चर t के सदिश फलन होते हैं। क्लियर? f और t सदिश फलन होते हैं चर t के। दूसरा था 2f डॉट df अपॉन dt बराबर क्या होता है? f स्क्वायर प्लस c। एक ये भी था। तीसरा इसके अलावा इंटीग्रेशन 2 df अपॉन dt डॉट d2f अपॉन dt स्क्वायर बराबर इसका था df अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस c। ये कुछ फॉर्मूले, इसके अलावा भी क्रॉस प्रोडक्ट में भी थे। इसके अलावा कई फॉर्मूले, 3-4 और फॉर्मूले थे। एक तो f क्रॉस फाई का था और भी f क्रॉस df अपॉन dt का भी था, a क्रॉस df अपॉन dt का था, a क्रॉस f का भी था। तो वो चीजें यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना है। ये 3 है, इनमें से कौन सा यहाँ यूज होगा? देखिए r डॉट dr बटा dt, r सदिश फलन है तो यहाँ f सदिश फलन था, फाई सदिश फलन था, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। देखो f डॉट df अपॉन dt का t के सापेक्ष समाकलन f स्क्वायर प्लस c होता है जब 2 गुना में, तो यहाँ से अगर 2 हटाएंगे तो यहाँ भाग में चला जाएगा। तो ये आइडेंटिटी यहाँ मानक सूत्र यूज होगा। मानक सूत्र कौन सा? इंटीग्रेशन 2 f डॉट df, तो f की जगह क्या हो गया? r डॉट dr बटा dt इक्वल टू क्या होता है? इसका t के सापेक्ष समाकलन क्या होता है? r स्क्वायर। और यहां से 2 हटाते हैं तो ये कहां चला जाता है? भाग में, प्लस क्या होता है? c। ये चीज अपन यूज करेंगे। तो मानक सूत्र उपयोग करने पर, तो मानक सूत्र जैसे ही उपयोग करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी? देखिए इंटीग्रेशन 2 to 3 r डॉट dr बटा dt बराबर r स्क्वायर बटा 2, r स्क्वायर बटा 2 और इसकी लिमिट यूज होगी 2 to 3। अब क्योंकि इसमें 2 से 3 एक निश्चित समाकलन दे दिया तो कांस्टेंट उसमें यूज नहीं होगा। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या होती है? इंटीग्रेशन 2 to 3 r डॉट dr बटा dt बराबर, देखिए r स्क्वायर जब t बराबर 3 हो, ये t बराबर 2 t बराबर 3 है क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो t बराबर 2 पर और t बराबर 3 पर हम r स्क्वायर लेते हैं, तो ये हो गया r स्क्वायर बटा 2। तो बटा 2 चाहे तो कॉमन ले सकते हो, 1 बटा 2 बाहर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। r स्क्वायर जब t बराबर 3 हो माइनस r स्क्वायर जब t बराबर 2, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपन यूज नहीं किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूज किए। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूं। अब हमें r स्क्वायर निकालना पड़ेगा t बराबर 3 पर और r स्क्वायर निकालना पड़ेगा t बराबर 2 पर। r हमें दे रखा है t बराबर 2 पर, तो r स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। तो t बराबर 2 हो तो r स्क्वायर बराबर r डॉट r भी कह सकते हैं, और यह इसका क्या है? r बराबर t बराबर 2 पर इसका r स्क्वायर, यानी कि r बराबर r स्क्वायर बराबर क्या होता है? i का गुणांक, j का गुणांक और k के गुणांक के वर्गों का योग होता है, तो 2 का स्क्वायर या r डॉट r भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। r की जगह 2i माइनस j प्लस 2k डॉट 2i माइनस j प्लस 2k, दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखते हैं तो क्या आएगा? 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 1, 2 दूनी 4
तो ये हो गया 9। जब r बराबर आर स्क्वायर की वैल्यू 9 आई है, जब r बराबर t बराबर क्या हो 2, इसी प्रकार और t बराबर 3 हो तो r स्क्वायर, तो r स्क्वायर वही रिजल्ट r होगा। अब r बराबर t बराबर 3 पर r कितना है, ये वाला है, तो यहाँ यूज ये लेंगे 4i माइनस 2j प्लस 3k डॉट वापस यही आ 4i माइनस 2j प्लस 3k, दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखेंगे तो 4 चौक 16 माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 प्लस 3 इंटू प्लस 3 9, ये हो गया 20 16 4 20 और 9 29। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में जैसे वैल्यू पुट करेंगे अपना रिजल्ट क्या आएगा वो देखिए। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे, हटा दिए मैंने वापस। तो समीकरण 1 में क्योंकि r स्क्वायर t बराबर 2 पर r स्क्वायर t बराबर 3 पर रखेंगे, तो समीकरण 1 में या 1 से इंटीग्रेशन 2 to 3 r डॉट dr बटा dt इंटू dt बराबर 1/2 बाहर है ब्रैकेट में r स्क्वायर जब t बराबर 3 हो तो r स्क्वायर की t बराबर 3 पर वैल्यू 29 है 29 माइनस r स्क्वायर जब t बराबर 2 हो तो t बराबर 2 पर r स्क्वायर कितना है 9, तो 1/2 इंटू कितना हो गया 29 में से 9 20, तो कितनी बार कटेगा 10 बार, और यही हमें सिद्ध करना है। तो ये आपका फोर्थ एग्जांपल जो है वो प्रूव होता है। बढ़ते हैं आगे फिफ्थ एग्जांपल की ओर। इजी सा एग्जांपल है, कोई ज्यादा माथाफोड़ी वाले नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। इंटीग्रेट d2r अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस n स्क्वायर r। अब इसका समाकलन करना है, ये जो दी हुई इक्वेशन है इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो समाकलन से हमें पता है कि r का जो अवकलन होता है वो dr बटा dt होता है, और dr बटा dt का वापस समाकलन क्या होता है, r होता है। ये t के सापेक्ष समाकलन हो गया, और ये r का t के सापेक्ष क्या हो गया, अवकलन। पता है तो dr बटा dt का t के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो वापस r आ जाएगा, और r का अवकलन करेंगे तो वापस dr बटा dt। तो समाकलन अवकलन एक दूसरे की उल्टी प्रक्रिया है। और dr बटा dt का जब हम अवकलन करेंगे, क्या करेंगे, अवकलन, तो d2r अपॉन dt स्क्वायर आता है, और इसका वापस समाकलन करेंगे तो क्या आता है, dr बटा dt किसके सापेक्ष, सारे t के सापेक्ष है। क्लियर। तो यहां पर t के सापेक्ष समाकलन इसका तो हो जाएगा dr बटा dt, लेकिन जैसे मैं समाकलन का साइन लगाऊंगा, इधर भी साइन लगा दिया, उधर समाकलन का, देखिए जरा इधर साइन लगा दिया, t के सापेक्ष समाकलन तो dt लग जाएगा, माइनस n स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर लिख दिया r dt। अब इसका तो dr बटा dt हो जाएगा रिजल्ट, लेकिन यहां पर माइनस n स्क्वायर r dt का समाकलन क्या होगा, क्योंकि यहां पर r जो है वो अपने चर t के रूप में नहीं दिया हुआ, चर t के रूप में नहीं दिया है, तो इस प्रकार से समाकलन ये ऐसे कर ऐसे पड़ा रहेगा, इसका ज्ञात ही नहीं कर सकते। अब ये ज्ञात नहीं कर सकते तो इस प्रकार का मेथड यहाँ यूज नहीं कर सकते। ये कब यूज किया जा सकता था, जब r को इस रूप में दे देता, r की जगह ऐसे दे देता 5t प्लस 4 ऐसा दे दे, या 8t प्लस b दे दे, या t की घात 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, यानी ये t के पदों में होता, तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ इजीली हो सकता, आराम की r की जगह ये रखते तो इजीली इंटीग्रेशन हो जाता। लेकिन यहाँ r है तो उसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता डायरेक्ट, तो इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो इसका तरीका क्या है, इंटीग्रेशन करना। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, हमारी नजर पड़ती है मानक सूत्रों की ओर, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं उनकी ओर। और स्टैंडर्ड फॉर्मूले में हमने फॉर्मूला देखा था अभी कि पहला फॉर्मूला था डॉट प्रोडक्ट में कि f डॉट फाई जो रिजल्ट निकलता है वो इंटीग्रेशन f डॉट d फाई अपॉन dt प्लस फाई डॉट d f अपॉन dt का t के सापेक्ष जो इंटीग्रेशन होता है वो f डॉट फाई प्लस c होता है। इसी प्रकार इंटीग्रेशन 2f डॉट df अपॉन dt, इसका t के सापेक्ष इंटीग्रेशन होता है f स्क्वायर प्लस c। इसी प्रकार इंटीग्रेशन 2 df अपॉन dt डॉट d2f अपॉन dt स्क्वायर का t के सापेक्ष समाकलन जो होता है df अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस c होता है। ये चीज देखिए, अब इन्हीं से यूज करते हैं, पहले से दूसरा बना, दूसरे से तीसरा बना, क्योंकि पहले में फाई की जगह f रख दो तो ये दूसरा बन जाता है, और दूसरे में f की जगह df बटा dt रख दो तो तीसरा रिजल्ट बन जाता है। ये i1 i2 i3 तीन मानक सूत्र ये शुरू वाले थे, ये चीज हम देख चुके हैं।
अब इनमें से एक मानक सूत्र अपने यूज करेंगे। मानक सूत्र इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ आर जो है टी के पदों में नहीं है, आरएचएस टी के पदों में नहीं है। ये तो चलो इसका dr बटा dt हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर सीधा समाकलन नहीं हो पाता। अब सीधा समाकलन नहीं होता तो इनमें से एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे। और कौन सा करेंगे? देखिए इनमें से ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे अपन। क्यों? क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन है, तो इस डबल डिफरेंशिएशन वाले को डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणा कर दे किसकी? 2df बट्टा dt से। तो 2df बट्टा dt से डॉट प्रोडक्ट इसको कर दूं 2df बट्टा dt से, तो इधर भी 2df बट्टा dt, f की जगह यहाँ क्या है? r है, तो ये डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, ऐसी स्थिति बनाते हैं। तो गिवन क्या है वो लिखता हूं पहले को। गिवन है d2r अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस n स्क्वायर r। समीकरण नंबर 1 किसकी गुणा करनी है? इस चीज की। और कौन सी गुणा? डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणा। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 को 2dr बटा dt से अदिश गुणा करने पर, अदिश गुणा करने पर कीजिए जरा। तो 2dr बटा dt डॉट अदिश गुणा इसके डॉट d2r अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 2dr अपॉन dt डॉट माइनस n स्क्वायर r। माइनस में इसके ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। वापस लिखना मुझे 2dr अपॉन dt डॉट d2r अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू, यहां से मैं अचर को बाहर ले लेता हूं माइनस n स्क्वायर। पीछे देखिए क्या बचता है? एक तो 2dr बटा dt डॉट r बचता है, तो इसको मैं r को आगे लिख सकता हूं, r या 2 भी आगे पड़ा है तो 2r डॉट dr बटा dt, क्योंकि अदिश गुणा जो होता है क्रम में होता है इस तरीके से। ये क्यों लिखा है? क्योंकि यहां से ये रिजल्ट बन गया। अब ये जो भी इक्वेशन बनी है इसका क्या करने पर? समाकलन करना है। इधर भी समाकलन हो जाएगा, ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, इधर भी ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, दोनों तरफ फॉर्मूला यूज होगा। तो समीकरण 2 का समाकलन t के सापेक्ष समाकलन करना, t के सापेक्ष समाकलन करने पर कीजिए। तो इंटीग्रेशन 2dr अपॉन dt डॉट d2r अपॉन dt स्क्वायर dt बराबर माइनस n स्क्वायर बाहर पड़ रहा है, इंटीग्रेशन 2r dr बटा dt dt। क्लियर? अब इसका क्या होता है समाकलन? ये रहा। तो यहां से क्या हो गया? dr बटा dt का होल स्क्वायर प्लस सी एक जगह लगा देंगे, दोनों तरफ समाकलन हो रहा है तो एक तरफ कांस्टेंट लगा दो, दोनों ध्रुव नहीं बराबर माइनस n स्क्वायर, और ये किसका है? r स्क्वायर का, यानी f स्क्वायर की जगह r है तो r स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। तो कुल मिला के रिजल्ट क्या आया? आपने रिजल्ट आया कि dr बटा dt का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस n स्क्वायर r स्क्वायर। ये कैसा आया? मानक सूत्र से, मानक सूत्र ये यूज किया है, एक दूसरा और तीसरा यूज किया है। क्लियर? ये रिजल्ट आ गया। जहां c क्या है? जहां c देखिए अदिश अचर है या सदिश अचर है वो देखिए। dr बटा dt का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब क्या है? dr बटा dt डॉट dr बटा dt। एक क्या है? अदिश राशि। r स्क्वायर क्या है? अदिश राशि। तो ये क्या है? अचर अदिश है या अदिश अचरांक, ये देख सकते हैं। ये आपने रिजल्ट आ गया, यही आंसर है। क्लियर? ये इसका क्या हो गया? समाकलन। इसका समाकलन करना। तो ये एग्जांपल 5 भी कंप्लीट होता है। अच्छा एग्जांपल था। बढ़ते हैं 6 एग्जांपल की ओर। लास्ट सेकंड लास्ट एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ r। r का मान ज्ञात कीजिए फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। दी गई समीकरण से। ये समीकरण दे रखी है d2r अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू a प्लस t। given that a and b are constant vectors and when t equal to 0 then r equal to dr बटा dt equal to 0। क्या कह रहा है? इस दी गई समीकरण से r का मान ज्ञात कीजिए और साथ में दिया गया है कि a और b क्या है? अदिश
सॉरी ए और बी क्या है, अचर सदिश है, ए और बी अचर सदिश है। एंड व्हेन तथा t बराबर 0 हो, जब t बराबर 0 हो तो उस स्थिति में r भी 0 है, dr बटा dt भी 0 है। तो यहाँ डबल डिफरेंशिएशन दे रखा है, तो इसका r निकालना है इसमें से। तो r निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। d2 r बटा dt 2 का इंटीग्रेशन, इसका तो dr बटा dt हो जाएगा। अब सामने देखिए t का फलन है, बिल्कुल t का फलन है, तो सीधा डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा। पिछले में यहाँ क्या दिया था सामने r, तो हमें क्या मानक सूत्र की ओर जाना पड़ा, स्टैंडर्ड फॉर्मूले की ओर जाना पड़ा। यहाँ पर सीधा सामने क्या है, t में फलन है, तो सीधा इंटीग्रेशन करते हैं। तो गिवन क्या है, पहले इक्वेशन लिखते हैं। गिवन इक्वेशन d2r अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू a प्लस tb, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको। अब इसका क्या करने पर इंटीग्रेशन, तभी तो dr बटा dt और dr बटा dt से r निकलेगा। यहाँ से इसमें कहा नहीं है कि इसका मान क्या है, समाकलन ज्ञात कीजिए, इसमें ये ज्ञात करना है r। तो r कैसे होगा, सिर्फ सामान्य जानकारी कि अवकलन है, अवकलन को हटाना है तभी r होगा। अवकलन कैसे हटेगा, समाकलन से, तो यहाँ समाकलन करने पड़ेगा। तो समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, समाकलन करने पर इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू क्या, ठीक। तो समीकरण 1 का t के सापेक्ष समाकलन करने पर इंटीग्रेटेड विद रेस्पेक्ट टू t ऑफ इक्वेशन फर्स्ट करते हैं। तो इधर भी क्या बचेगा, dr बटा dt, इधर इंटीग्रेशन a प्लस tb dt, चाहे तो डायरेक्ट यहां भी लगा सकते हैं इंटीग्रेशन का मान। dr बटा dt इक्वल टू a का 80 प्लस t का t स्क्वायर बटा 2 b प्लस कांस्टेंट लगेगा c, समीकरण 2। अब इन कांस्टेंट को हटाना है और कांस्टेंट हटाने के लिए सब देखिए t बराबर 0 तो r भी 0 है, dr बटा dt भी 0 है, या dr बटा dt 0 है। तो जब t बराबर 0 हो तो dr बटा dt बराबर क्या होगा, 0 है। अतः dr बटा dt की जगह 0, t की जगह 0, 0 प्लस t की जगह 0, 0 हो गया, प्लस c, तो c बराबर क्या है, 0। तो वापस समीकरण 2 से, तो dr बटा dt इक्वल टू at प्लस t स्क्वायर बटा 2b प्लस c की जगह 0, तो 0 लिखेंगे, ये समीकरण नंबर हुई 3। अब हमें r निकालना है, तो इसका वापस समाकलन करना पड़ेगा। तो पुनः समीकरण 3 का r के सापेक्ष, सॉरी t के सापेक्ष समाकलन करने पर कीजिए जरा, dr बटा dt का t के सापेक्ष r हो जाएगा इक्वल टू 80 का हो जाएगा at स्क्वायर बटा 2 प्लस t स्क्वायर का हो गया t क्यूब बटा 3, 3 इंटू 2 6 हो गया b प्लस एक कांस्टेंट भी लगेगा, कांस्टेंट को d मान लेता हूं, ये समीकरण 4। फिर वापस इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। आपको सब देखिए t बराबर 0 तो r भी 0 है, यहां लिख देता हूं। जब t बराबर 0 हो तो r भी क्या है, 0 है। अतः समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, 0 बराबर t की जगह 0, t की जगह 0 प्लस d, तो d बराबर 0। तो पुनः समीकरण 4 से d की जगह 0 रख दो, तो r बराबर at स्क्वायर बटा 2 प्लस d पहले लिख देता हूं t क्यूब बटा 6 और d का 0 हो गया, तो यही आपका आंसर आएगा। r निकालना था तो r इस रूप में आंसर आएगा। तो ये एग्जांपल 6 भी कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं लास्ट एग्जांपल 7 की ओर। देखते हैं क्या दे रखा है, द एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज गिवन बाय ए एक्सीलरेशन, जिसको dv बटा dt भी लिख सकते हैं,
12 cos 2ti माइनस 8 sin 2tj प्लस 16t के। आपको t ग्रेटर देन 0 किसी भी समय किसी कण का त्वरण निम्न समीकरण द्वारा दिया गया है। इफ द वेलोसिटी v एंड डिस्प्लेसमेंट r आर 0 एट t, टाइम t बराबर 0, तो उस समय ये कह रहा है वेग v तथा विस्थापन r जो है वो शून्य है। फाइंड v एंड r एट एनी टाइम। तो आपको किसी भी समय v और r का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए एक्सीलरेशन dv बटा dt दे रखा है, dv बटा dt। तो यहाँ से v निकालने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, वही समाकलन करना पड़ेगा, अवकलन काउंटर। तो सॉल्यूशन में गिवन देखते हैं क्या है। गिवन a इक्वल टू a भी दे सकता है, dv बटा dt हटा भी सकता है। यहाँ से हमने नॉलेज होना चाहिए कि a जो होता है वो dv बटा dt के बराबर ही होता है। तो ये आपको दे रखा है dv बटा dt भी लिख सकते हैं इसको बराबर 12 cos 2t i माइनस 8 sin 2t j प्लस 16t के। ये समीकरण देगी 1 नंबर। अब इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेटेड विद रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष समाकलन करने पर करते हैं। तो a का एक्सीलरेशन a का समाकलन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी v इक्वल टू इंटीग्रेशन 12 cos 2ti माइनस 8 sin 2tj प्लस 16t के dt। तो वेलोसिटी v इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 12 का 12 कोस का इंटीग्रेशन प्लस साइन ही होता है, ध्यान रखिए। कोस का अवकलन माइनस साइन होता है, जबकि कोस का समाकलन प्लस साइन होता है। तो साइन 2t और 2t का अपॉन t भी लगेगा, 2 भी लगेगा i। फिर माइनस 8 साइन का होता है माइनस कोस, ये प्लस ये कोस 2t और 2t का अपॉन 2 भी लगेगा j प्लस 16 t का हो गया t स्क्वायर बटा 2 और प्लस कांस्टेंट भी लगेगा 1 c। तो यहां से वेलोसिटी v इक्वल टू क्या आई, कटेगा तो 6 बचेगा साइन 2ti प्लस 4 cos 2tj प्लस 8 t स्क्वायर प्लस c। ये समीकरण 2 दे देता हूं। अब हमें c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पहले v भी निकालना था, c की वैल्यू कब निकालनी है, वेलोसिटी v एंड डिस्प्लेसमेंट r आर 0 एट t इक्वल टू 0, t बराबर 0 हो तो v क्या है, 0 है। तो जब t बराबर 0 हो तो v बराबर 0 है। अतः समीकरण 2 से तो v की जगह 0 बराबर t की जगह 0, तो sin 2t 0 sin 0 0 0 आई प्लस 4 cos 0 1 तो 1 इंटू 4 4 j प्लस 8 इंटू 0 t स्क्वायर 0 प्लस c। तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, -4 j। अब ये -4 j कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में, तभी आपका v पूरा होगा। तो समीकरण 2 में मान रखने का समीकरण 2 में c बराबर -4j रखने पर जैसे ही रखेंगे वेलोसिटी v को क्या लिख सकता हूं, dr बटा dt भी लिख सकता हूं, क्योंकि वेलोसिटी जो होता है डिस्प्लेसमेंट का अवकलन होता है, डिस्प्लेसमेंट r का अवकलन वेलोसिटी के बराबर होता है। तो बराबर 6 sin 2ti। अब देखिए जरा j का गुणांक ये भी है और c में भी -4j का गुणांक है, c की जगह -4 रखूंगा तो -4 j यहां भी है, तो j कॉमन ले लेता हूं गुणांक, तो पीछे बचेगा 4 cos 2t -4 j, क्योंकि -4j इसके साथ ले लिया मैंने प्लस 8 स्क्वायर के भी, हाँ 8 t स्क्वायर के। ये समीकरण हो गई 3। एक आंसर तो आ गया वेलोसिटी v। अब वेलोसिटी से अपने डिस्प्लेसमेंट निकालना है, विस्थापन निकालना है वेग से, तो फिर इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन। तो समीकरण
3 का t के सापेक्ष समाकलन करने पर जैसे t के सापेक्ष समाकलन करेंगे dr बटा dt या v का समाकलन जो होगा वो r हो जाएगा इक्वल टू इधर इसका समाकलन करते हैं तो इसका समाकलन देखिए सीधा डायरेक्ट समाकलन कर रहा हूं 6 का 6 साइन का क्या हो जाएगा माइनस कोस तो माइनस 6 कोस 2t अपॉन 2i फिर प्लस 4 कोस 2t का हो गया साइन 2t अपॉन 2 और माइनस 4 का माइनस 4t क्लियर जे प्लस 8t स्क्वायर का 8t क्यूब बटा 3 प्लस एक कांस्टेंट आएगा d तो यहां से r इक्वल टू क्या बना माइनस t कोस 2ti प्लस 2 साइन 2t माइनस 4t j प्लस 8 बटा 3 t क्यूब प्लस d। अब वापस इस अचर d का मान निकालना है तो आपको गिवन है कि t बराबर 0 हो तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 होता है तो जब t बराबर 0 हो तो r भी 0 है अतः समीकरण 4 से r की जगह 0 इक्वल टू माइनस 3 कोस 0 है माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 और साथ में आएगा i प्लस साइन t साइन 2t 0 साइन 0 और ये भी 0 i 0 j प्लस ये के रहेगा साथ में के भी था के साथ लगाना 0 के प्लस d तो यहाँ से डिस्प्लेस d जो है वो क्या है 3 आई ये d कहाँ रखी है समीकरण 4 में तो समीकरण 4 में d बराबर कितना रखने पर 3i रखने पर तो जैसे ही रखेंगे क्या हो जाएगा देखिए r इक्वल टू क्योंकि 3i आ रहा है 3i इसमें जोड़ेंगे तो i इसमें भी है गुणा को ले लेंगे तो माइनस 3 कोस 2t प्लस 3 और i दोनों से मैंने कॉमन ले लिया बाकी प्लस 2 साइन 2t माइनस 4t j प्लस 8 बटा 3 t क्यूब के ये आपका आंसर है तो ये डिस्प्लेसमेंट r भी निकल गया और वेलोसिटी v भी निकल गई थी पहले इक्वेशन 3 तो ये आपके सॉल्यूशन हो गए कंप्लीट तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज जो है आपकी कंप्लीट होती हैं अब आपसे ये उम्मीद रहेगी कि इसके जो एग्जाम्पल मैंने करवा दिए तो क्वेश्चन आप स्वयं सोल्व कर सकते हैं 11 क्वेश्चन है बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है जहाँ भी आपको कहीं लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप उसको भेज सकते हैं ताकि उसका सॉल्यूशन मैं करके आपको भेज सकूँ या फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को बता देना कमेंट में या कैसे भी मैं उसका वीडियो भी बना दूँगा तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सरसाइज आप स्वयं कर लेंगे इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद जय हिंद जय भारत।